नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि को लेकर के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देवनागरी लिपि है क्या? लिपि क्या है? यानी कि ध्वनियाँ जो हमारी वाणी से निकल जाती हैं और एक तरह से आसमान में कहीं खो जाती हैं, आसमान में गुम हो जाती हैं, और यानी कि हमारी ध्वनियों को अगर सुनने वाला कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है, तब तो वो सुन लेता है। हमारे विचार उस तक पहुँच जाते हैं, हमारी भावनाएँ उस तक पहुँच जाती है। अगर हम वो व्यक्ति जिस तक हम अपनी भावनाओं और विचारों को पहुँचाना चाहते हैं और वो हमसे बहुत दूर है, तब हम क्या करते हैं कि ध्वनि संकेतों के माध्यम से उस तक अपने विचारों और विनियमों को पहुँचाते हैं। तो उस तक पहुँचाने के लिए हम उनको कुछ प्रतीक चिन्हों के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को संप्रेषित कर देते हैं। तो विचार विनिमय को स्थायित्व प्रदान करने के लिए तथा दूरस्थ लोगों को लाभान्वित करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लेते हैं, और इन कुछ चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी कि हमारी जो ध्वनियाँ हैं उनको व्यक्त करने वाले जो चिन्ह होते हैं उसी को लिपि हम कह सकते हैं। अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो जो भाषा के उच्चारित रूप में को निर्धारित प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप देने का माध्यम ही लिपि है। यानी कि किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं देवनागरी लिपि को लेकर के। तो जो देवनागरी लिपि है, ये भारत की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसकी लिपि है। तो भारत के विस्तृत भूभाग में बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और जिसकी लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा के व्यवहार और उसकी जन व्यापकता को देखते हुए ही स्वतंत्रता के पश्चात 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को स्वीकार किया गया। तो अब हम वर्तमान में ये जो लिपि है, इसके जो नामकरण को लेकर के बहुत ज़्यादा मतभेद है, बहुत ज़्यादा विवाद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस लिपि का जो नामकरण है वो देवनागर के कारण हुआ है। तो देवनागर जो था प्राचीन काल में, जो देवनागर जो कहा जाता था, तो देवी देवताओं को पूजा अर्चना करने के लिए कुछ आकृतियाँ निर्मित की जाती थी, जैसे त्रिभुज या चतुर्भुज जैसी आकृतियाँ निर्मित की जाती थी और उनसे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, और उन आकृतियों को देवनागर कहा जाता था, और उसी देवनागर से देवनागरी नाम का नामकरण माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है, जो गुजरात में देवनागर स्थान से जो है देवनागरी का संबंध है। उनका मानना है कि जो प्राचीन जो देवनागरी लिपि के लेख मिले हैं वो भी गुजरात में मिले हैं। यानी कि 706 ईस्वी के आसपास गुजरात में देवनागरी लिपि के लेख मिले हैं। तो प्राचीन समय से ये वहाँ की भाषा रही है, देवनागर की भाषा रही है, और इसी से इसका नाम देवनागरी पड़ा। इसके अलावा जो है एक और मत है जो कि संस्कृत से संबंधित है। यानी कि जो ये हमारे ध्वनि चिन्ह हैं जिसको हम देवनागरी कह रहे हैं, तो इसने सबसे पहले संस्कृत भाषा को सुशोभित किया। संस्कृत भाषा जो है इसमें लिखी गई और संस्कृत को देव भाषा कहा गया और उसकी लिपि को देवनागरी कहा गया। तो इसका जो है संस्कृत भाषा से संबंध मानते हुए इसका नामकरण देव भाषा की लिपि देवनागरी माना गया। एक और मत है जिसमें कि जो गुजरात के जो नागर जो विद्वान थे उनके द्वारा इस लिपि का प्रयोग किया गया, और बहुत समय तक उनके द्वारा इस लिपि का उद्धार किया गया, प्रयोग किया गया, जिसके कि हमें प्रमाण मिलते हैं, और इसी के आधार पर इसका नाम देवनागरी पड़ा। तो ये 3-4 मत हैं, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है इसके नामकरण को लेकर के। तो इनमें से कोई एक जो है देवनागरी नाम के पीछे जो है कोई ना कोई साक्ष्य है। तो अब हम जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि तो है ही है। इसके अलावा हिंदी के अलावा संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, बोडो, मराठी आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके अलावा कुछ और भाषाएं हैं, ये मुख्य भाषाएं हैं जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगर इसके स्वरूप की बात की जाए तो इसका जो स्वरूप है ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है।
एक अक्षरात्मक लिपि है, इसमें 14 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि इसको एक वैज्ञानिक, एक प्रौद्योगिकी लिपि के रूप में जो है प्रतिष्ठित करती हैं। इसकी विशेषताएं हैं वर्णमाला की पूर्णता। तो जो देवनागरी लिपि है, इसमें वर्णमाला की पूर्णता है, यानी कि इसमें 52 वर्ण होने के कारण हर ध्वनि संकेत को लिखा जा सकता है। हमारी हर ध्वनि को इसमें लिखा जा सकता है। उसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता है क्रमबद्धता। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। पहले स्वर लिखे जाते हैं, फिर व्यंजन लिखे जाते हैं, और अंत में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं श, त्र, ज्ञ, इनको लिखा जाता है। तो एक क्रमबद्धता जो है इसमें है। उसके बाद जो है इसकी तीसरी विशेषता है इसकी गतिशीलता। तो देवनागरी लिपि गद्यात्मक और व्यवहारिक लिपि है। इसमें आवश्यकता अनुसार लिपि चिन्हों को शामिल कर लिया गया है कि इसमें जो जैसे फारसी के जो नुफ्ता वाली जो ध्वनियाँ हैं, जैसे क, ख, ग, ज और फ, जिनमें नीचे नुफ्ता लगा होता है, वो सारी ध्वनियाँ भी इसके अंतर्गत जो हैं समाहित कर ली गई हैं। इसके अलावा इस लिपि की जो विशेषता है वह है उच्चारण एवं लेखन में समानता, यानी कि देवनागरी लिपि को हम जैसे बोलते हैं वैसा ही हम उसका लेखन भी करते हैं, यानी कि वर्णों का लेखन एवं उच्चारण समान होता है। फारसी और रोमन आदि लिपियों की ये विशेषता नहीं है। इसके अलावा देवनागरी लिपि की विशेषता है एक चिन्ह के लिए एक ध्वनि संकेत। तो इस लिपि में हम एक ध्वनि के लिए एक ही ध्वनि संकेत का प्रयोग करते हैं, जैसे कि क ध्वनि के लिए क ही क्या है हमारा ध्वनि संकेत है। जैसे कि एक उदाहरण, जैसे कि रोमन इत्यादि में जैसे सी है, सी क्या है, एक ध्वनि संकेत है, लेकिन वो क्या करता है स, च, क तीनों जो है ध्वनियों को का ध्वनियाँ जो है वो एक ही संकेत से लिखी जाती हैं। इसके अलावा देवनागरी लिपि की विशेषता है स्वरों की ह्रस्व दीर्घ मात्राएं। देवनागरी लिपि में अ को छोड़ करके बाकी सभी जो स्वर हैं उनमें ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं हैं। इसके अलावा इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है वैज्ञानिक लिपि। तो इसकी वर्णमाला जो है, देवनागरी लिपि की वर्णमाला वैज्ञानिक तरीके से इसकी वर्णमाला बनाई गई है, और इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर जगत में, प्रौद्योगिकी में जो है बड़ी आसानी से किया जा रहा है, और वर्तमान में जो है बड़ी आसानी से जो है ये लिपि की जो है वैज्ञानिकता जो है वो सिद्ध हो रही है। तो इस प्रकार से आज हमने देवनागरी लिपि के नामकरण, लिपि के उसके स्वरूप, उसकी विशेषताओं की बात की है। अब हम कल आगे जो है देवनागरी लिपि की व्युत्पत्ति को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके स्वरूप को लेकर के, इसकी विशेषताओं को लेकर के अवगत कराया जाए, तब जा कर के हम इसके इतिहास की बात करेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।